बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। शो का आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में कुछ हमारे पास शहर की खबरें होंगी, वो भी डिस्कस करेंगे। शहर के मौसम की सूरत हाल भी हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि शहर में हम देख रहे हैं कि धुंध, अंधाधुंध हमें नज़र आ रही है हर रोज़, और ये कुछ जो है वो हमें मुख्तलिफ भी नज़र आ रहा है, डिफरेंट भी नज़र आ रहा है, क्योंकि इस मंथ में और इस तरह के मौसम के दरमियान जो हम अगर धुंध का राज देख रहे हैं तो वो कुछ डिफरेंट है, क्योंकि मौसमाती तब्दीलियां भी हो रही हैं, तो ये डिफरेंट सिचुएशन जो है वो देखने में आ रही है। खैर, अपडेट आपको करेंगे, मोटरवे की सूरत हाल भी बताएंगे। मोटरवे फिलहाल तो बंद है और इसके साथ साथ अब से कुछ देर पहले मैं न्यूज़ सुन रही थी, फ़िज़ाई ऑपरेशन भी मुतासर है धुंध की वजह से। तो ऑब्वियसली एहतियात के पेश नज़र ये इकदाम उठाए जाते हैं। फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर होता है क्योंकि डिले हो जाती हैं फ़्लाइट्स, इसी तरह से ट्रेन ऑपरेशन भी मुतासर होता है। तो ये अपडेट्स तो हम सिटी 42 में न्यूज़ में आप तक पहुंचाते रहते हैं, तो आज के शो में भी यही अपडेट्स आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते ही रहेंगे। आगाज़ कर लेते हैं आज के पहले सेगमेंट से, जान लेते हैं मौसम कैसा रहेगा। डिटेल में मौसम की सूरत हाल बताने के लिए आपको पता है जी, हमारे पास पूरे दिन का टेम्परेचर मौजूद होता है और टेम्परेचर आपके सामने है, जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आज पूरा दिन मौसम कैसा रहने वाला है। आगाज़ कर लेते हैं सुबह 9 बजे के मौसम की सूरत हाल से। टेम्परेचर आपके सामने है 14 डिग्री सेंटीग्रेड और फॉग थी, और अभी भी हम देख रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का ही राज है। विंड स्पीड सुबह 9 बजे की हम आपको बता रहे हैं जी 7 किलोमीटर पर आवर। ह्यूमिडिटी 94% रिकॉर्ड की गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आपके सामने है जी 12 बजे मौसम कैसा रहेगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और सनी होगा वेदर, और इसके साथ साथ विंड स्पीड होगी 11 किलोमीटर पर आवर। ह्यूमिडिटी कम होती हमें नजर आ रही है, जो कि 75% रिकॉर्ड की जाएगी। आज है जी नेक्स्ट 3 बजे मौसम कैसा रहेगा जी। 23 डिग्री सेंटीग्रेड सनी होगा और विंड स्पीड होगी जी 11 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा चलेगी। नेक्स्ट ह्यूमिडिटी एक बार फिर से कम, 75 से 61% रिकॉर्ड की जाएगी। इसके बाद आ जाए जी 6 बजे मौसम कैसा रहेगा। क्लियर होगा, 18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और विंड स्पीड होगी 11 किलोमीटर पर आवर। ह्यूमिडिटी हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 80% रिकॉर्ड की जाएगी। और इसके बाद आ जाए जी 9 बजे रात के वक्त मौसम कैसा होगा। क्लियर होगा वेदर, 16 डिग्री सेंटीग्रेड, विंड स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगी। ह्यूमिडिटी 85% रिकॉर्ड की जाएगी। तो ये है जी तमाम तर सूरत हाल मौसम की। बारिश के इम्कानात तो नहीं है। आज पूरे दिन टेम्परेचर कैसा रहेगा ये हमने आपके साथ शेयर कर दिया। इस वक्त बाहर का मौसम कैसा है ये हम जान लेते हैं। फारान यामीन मोटरवे पर इस वक्त मौजूद है, कुछ मौसम की सूरत हाल बताएंगे, कुछ मोटरवे से अपडेट हमें करेंगे। जी फारान, ओवर टू यू। जी बिल्कुल अना, देखें गुज़िश्ता रात से ही लाहौर शहर और गिरदोनवा में जो सड़कें हैं और इलाके उसे दोनों ने अपनी लपेट में ले लिया था, जिसकी वजह से हद निगाह कम हो गई थी। और हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे पुलिस की जानिब से फैसला किया गया है। तकरीबन रात 9 बजे के करीब मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था, जो कि ताहाल तक बंद है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि जिस वक्त तक हद निगाह बेहतर नहीं होगी उस वक्त तक मोटरवे नहीं खोली जाएगी। और इस वक्त जो मोटरवे M2 और M3 हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद की हुई है। जो M2 मोटरवे है वो खानका डोगरा तक बंद है, जबकि जो M3 मोटरवे समंदरी तक बंद है। जबकि GT रोड के ऊपर भी जो धुंध मौजूद है, जिसकी वजह से हादसा के जो इम्कान है वो बढ़ जाते हैं। और इस वक्त जो कौमी शाहराह के ऊपर हद निगाह वो 20 मीटर तक है। यही वजह है कि जो मोटरवे पुलिस और नेशनल हाईवे की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि गैर ज़रूरी जो सफ़र है वो ना किया जाए और ड्राइविंग के दौरान एहतियात की जाए, फासला रखा जाए और जो स्पीड है वो ख़ास तौर पर बहुत कम रखी जाए। जबकि जो एमरजेंसी की सूरत में 130 पर रब्ता किया जाए। इस वक्त बंद रोड के ऊपर और जो यतीम खाना चौक है वहाँ तक जो ट्रैफिक के जो लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग मुंतज़िर है कि किस वक्त मोटरवे खुली जाएगी और वो अपना जो मंजिल मकसूद है उसकी तरफ जाएंगे। जी अच्छा फारहान, अपडेट तो आपने कर दिया मोटरवे की सूरत हाल से। अब बहुत सारे लोग परेशान ये रहते हैं जिन्होंने मोटरवे के जरिए सफर करना है कि आया मोटरवे कब खुलेगी, कब वो अपना सफर इख्तियार कर सकते हैं। तो क्या कहना है मोटरवे हुकाम का? कोई टाइम फ्रेम बताया जा रहा है कि इतने टाइम के दौरान मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा?
अना देखिए, अभी कुछ देर पहले जो तर्जुमान मोटरवे उनसे पूछा था, लेकिन वो कह रहे थे अभी वक्त बताना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि इस वक्त भी जो मोटरवे के ऊपर सफ़र करना शुरू करते हैं लाहौर से, तो जो डेंस फॉग है जिसकी वजह से जो हादसा हो सकते हैं, और शहरियों की ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। जिस वक्त तक हद निगाह बेहतर नहीं होगी, हादसा के इम्कान कम नहीं हो जाएंगे, उस वक्त तक मोटरवे नहीं खोली जाएगी। तकरीबन जो एक अंदाज़ा बता रहा है तकरीबन 1 घंटा मज़ीद अभी लगेगा मोटरवे को तमाम किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। फरहान यामीन मोटरवे पर मौजूद थे। और नॉर्मली हम देखते हैं 11 बजे के बाद ही तकरीबन कोई 11:30 बजे के करीब मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोला जाता है। तो रिक्वेस्ट आपसे यही होगी कि आप चाहे शहर के अंदर सफ़र करें, शहर से बाहर जाने के लिए अगर आप सफ़र कर रहे हैं, ज़रूरी ये चीज़ है कि आप एहतियात के साथ ड्राइव करें, फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, और मोहतात ड्राइविंग अगर आप करेंगे तो आप खुद भी महफूज रह सकेंगे, दूसरों का भी आप ख्याल रख सकेंगे, और अपनी मंजिल तक जो है आप महफूज तरीके से पहुंच भी सकेंगे। आगे बढ़ते हैं और शामिल कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरी। लीड स्टोरी डेली सिटी 42 की है जी मेरे सामने, और खबर यह है जी शहर में 18 नए थाने बनाने का फैसला किया गया है। गंदम की इमदादी कीमत में इजाफे से आटे का थैला महंगा हो जाएगा। तजावुजात के खात्मे का प्लान, शहर के 5 मकामात पर रेडी बाजार लगेंगे। और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 18 अमवात। सो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। मुझे हंसी इस बात पर आ रही थी कि 18 नए पुलिस स्टेशंस के हवाले से खबर आई है, और 1.25 करोड़ की तकरीबन आबादी है। 1 करोड़ 12 लाख तो लगभग जो सेंसिस है, लेटेस्ट सेंसिस आपका उसके मुताबिक है, लेकिन यहाँ पर जो रहल पहल रहती है शहर में वो तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब। अच्छा, यहाँ पर खबरें तो 2-3 ऐसी हैं। तजावुजात का खात्मा एक बहुत बड़ा ख्वाब है। ये ख्वाब दिखाना जो है ना, अब ये एक मामूल बन चुका है। पहली खबर से चलें, आगाज कर लेते हैं। 18 थाने बनाने का फैसला किया गया है। रायविंड और सेशन कोर्ट, नादिराबाद समेत दीगर मकामात पर नए थाने बनाने की दरख्वास्तें भिजवाई गई। सहाफी कॉलोनी भी शामिल है उसमें। चले जी, पुलिस स्टेशन अब सहाफियों पर भी कड़ी नजर होगी। अच्छी बात है, रख ले, अच्छी बात है। मुझे सिर्फ ये बता दें, ये जो फैसला राव साहब किया गया, हम इसकी डिटेल में जाएंगे। जो पहले थाने हैं उनकी सूरत हाल क्या है? देखिए, तकरीबन 83 या 82 एग्जैक्ट जो फिगर है वो जाहिर है इरफान मलिक साहब, इतने ही पुलिस स्टेशन हैं, कुछ 10, 12, 15 चौकीज़ लाहौर शहर में काम करती हैं, तो ये नाकाफ़ी हैं। इतने बड़े शहर को जो मैं तवज्जो मबजूल करवा रहा था आपकी, कि अब शहर जो है वो 25 साल में अगर आप देखें तो एक्सपेंड हो चुका है, और हर तरफ आपको आबादी की भरमार नज़र आती है, और ऐसे में पुलिस स्टेशन की तादाद अभी भी कम होगी। आपको आना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि सही मानों में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हो। मैं आपकी बात से एग्री नहीं कर रही। मुझे सिर्फ ये बता दें, जो पहले थाने हैं उनकी हालत क्या है? पहले थाने मौजूद, उनकी हालत अगर आपने देखनी है तो आप जेल रोड का शादमान थाना है, वहां पर जाके सिर्फ एक थाने में आप चले जाएं, आपको हालत का पता चल जाएगा। यहाँ तो दुकानों में थाने हैं, हमारा ऑफिस था, लियाकताबाद थाना दुकानों में। राव साहब, मकसद इन थाने बनाने का क्या है जब अवाम की दादरसी ही नहीं होगी, शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर ही नहीं होगी? हमने इस चीज वो सवाल है जो यकीनन पुलिस के स्पोक्स पर्सन को देना होगा, लेकिन हम चूंकि एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को। सिचुएशन ये है कि 80 या 83 जो पुलिस स्टेशन हैं वो भी नाकाफी हैं, और ये 10 अगर आप ऐड भी करते हैं तो फिर भी नाकाफी होंगे। आपको कैटर करना है कि कम अज कम अगर आप क्वांटिटी की तरफ जा रहे हैं, मैं क्वालिटी की बात कर रही हूँ कि क्वालिटी बेहतर होने के बाद क्वालिटी तभी आएगी जो 83 थाने हैं शहर में, उनमें भी नफरी पूरी नहीं है। दैट इज माय पॉइंट ना, कि आप पहले वहां पर काम आपको सबसे पहले ना सिर्फ वहां पर नफरी की तादाद बढ़ानी है। हालत ये है कि जब एक एक पुलिस ऑफिसर के पास 15-15 केसेस के उसको निपटाने में वो फंसा होगा, तो वो किस तरह से जस्टिफाई कर सकेगा? उसके पास तो वक्त ही नहीं होगा। ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग है, फिर आपके पास एरर ऑफ मार्जिन भी आपने उसको देना है, और ये वो इकदामात हैं जिनकी तरफ तवज्जो
बहुत पहले करनी चाहिए थी। आपने सबसे पहले आप जो थाने एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी, अगर उनकी नफरी पूरी करें तो सूरत हाल हो सकता है कि बेहतर हो। आपके पास ऑपरेशन का स्टाफ पूरा नहीं है, इन्वेस्टिगेशन विंग का स्टाफ पूरा नहीं है, पुलिस ऑर्डर 2001-2002 के मुताबिक यहाँ खुदा ना खास्ता कोई वाकया हो जाए, हदूद का तयन करने से भी लोग बैठ जाते हैं कि हमारी हदूद नहीं है, फलां की हदूद है, हम नहीं जा सकते हैं। देखिए पुलिस, अगर आपने निज़ाम को ठीक करना है तो अब आपके पास आगे जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो जिसका के ख्वाब दिखाया जा रहा है, जिसके बुलंदोबांग दावे किए जाते थे कि ये सिस्टम आएगा तो काया पलट जाएगी, तमाम जो मसाइल हैं वो लोगों के डोर स्टेप पे हल होंगे। बड़े दावेदार है ये वो दावे हैं जो इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के बदकिस्मती से बाद में भी चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। और अभी भी सवाल होता है गंदम और जवाब आता है चना। तो ऐसी सूरत हाल में आपने, अगर आप सीरियस हैं पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से, तो फिर आपको मामला था एक और राव साहब ने बीच में सब कुछ ही रगड़ दिया, पकड़ लिया। अब आपने 475 नेबरहुड कौंसल्स, अल्लाह करे कि अब मजीद चेंजेस इसमें ना आए। अब चूंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अगर आपकी नीयत ही ठीक नहीं होगी तो फिर मामला ठीक नहीं हो सकते। बिल्कुल। इसको आपको पुलिस स्टेशंस को नेबरहुड कौंसिल की सतह पर जाना होगा, तब लॉ एंड ऑर्डर की बहुत अच्छी तजवीज आपने दी है। साई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साई साहब की ये खबर है। अस्सलाम वालेकुम साई साहब, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। अन्ना आप ठीक हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। साई साहब, ये आपकी खबर है, मैंने कहा आपसे जान लें। अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है, 18 नए थाने बनाने का फैसला किया गया है। सवाल ये है कि नए थाने बनाना अच्छा इकदाम है, बिलाशुबा। जिस मकसद के लिए बनाए जा रहे हैं पहले तो मुझे वो बता दीजिएगा, बाकी थाने किस हद तक काम कर रहे हैं, उनकी हालत जार क्या है, सभी लोगों के सामने है। नए थाने बनाने से क्या लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? जी ना, बिल्कुल। पंजाब पुलिस की जानब से पिछले कुछ अर्सा से ये रिफॉर्म्स का दावा बड़ा चल रहा है। जब से नई गवर्नमेंट आई है, ये पीटीए की गवर्नमेंट, तब से रिफॉर्म्स लाने का दावा किया जा रहा था कि पुलिस को ठीक कर दिया जाएगा, क्राइम कंट्रोल कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे पुलिस जो है वो खुद ही अपने आप को गैर महफूज तस्वर करती है, क्योंकि जो भी सीसीपीओ आता है, जो भी आईजी पंजाब आता है, उसको इस बात की श्योरिटी नहीं होती कि वो कितना अर्सा यहाँ पे काम करेगा। लेकिन अब आईजी पंजाब की जानब से हुक्म दिया गया था कि लाहौर समेत पंजाब भर में जितने भी नए थाने बनाने हैं, चूंकि आबादी बढ़ रही है, दिन ब दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है, हर साल जो है वो क्राइम 10 से 15% बढ़ता जा रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सजेशन ये दी गई थी कि जो नए थानों की प्रपोजल्स पिछले कई सालों से पड़ी हुई हैं, उन पर अमल दरामद करवाया जाए। और इसमें लाहौर के 18 नए थाने और पुलिस चौकियां बनाने की पिछले 6 साल से प्रपोजल्स भिजवाई गई। लेकिन जब आईजी ऑफिस की जानब से इनसे पूछा गया कि पिछले 5 साल का क्राइम बताया जाए, वहाँ की आबादी कितनी है, उस थाने में एरिया कितना है जहाँ पे नया थाना बनाना चाह रहे हैं, तो इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया था। इस पर आईजी पंजाब ने हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर रिपोर्ट्स भिजवाई जाएं ताकि इस पर अमल दरामद करवाया जाए। और इसी साल में जो डेवलपमेंट स्कीमें हैं उसमें ये स्कीम भी शामिल की जाए, ताकि लाहौर के पहले 84 थाने हैं तो 100 कोई 10-12 नए थाने बन जाएंगे। लेकिन देखना ये होगा कि जो 84 थानों में क्राइम अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ, किस तरह नए सीसीपी और लाहौर जो है वो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर ये 18 पुलिस स्टेशन नए बनते भी हैं तो ये तादाद तकरीबन 102 या 104 तक चली जाएगी, और पुलिस चौकियों को मिला के ये तादाद जो है वो तकरीबन 118-19 के करीब जाएगी पुलिस चौकियों को अगर मिलाएं। मुझे ये बता दें कि कितनी आबादी पर एक पुलिस स्टेशन है, और इसके अलावा जो कम्युनिटी पुलिसिंग का प्रोजेक्ट था, एक पुलिस स्टेशन की हर गली को मार्क करने का, जो मुझे याद है एक एसपी सिटी की एसपी सिविल लाइंस ने एक काम शुरू किया था माजी में 2017-18 में, वो किस हद तक पहुंचा है? राव साहब, कम्युनिटी पुलिसिंग तो आपके सामने ही है किस तरह की यहाँ पे चलती है। ये तो बातों की हद तक होती हैं, सारे मामला जो हैं, हर चीज जो है वो यहाँ पे कागजी है और दिखाने की हद तक है कि यहाँ पे कम्युनिटी को साथ लेकर चला जाए, मामला को देखा जाए। लेकिन जब आप थाने जाते हैं, यहाँ पे अफसरान की जानब से जितनी मर्जी रिफॉर्म्स कर ली जाए, यहाँ पे लाहौर में मॉडल थाने बनाए गए हैं, स्पेशल इनिशिएटिव थाने बनाए गए हैं,
लेकिन आप किसी भी थाने में चले गए आपका काम नहीं होगा, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। 2-4 रोज कबल मेरी CCP लाहौर और DIG साहिब साहब आपने बात ही खत्म कर दी है, फिर 18 थाने बनाए जाएं, 20 थाने बनाए जाएं तो फिर फायदा क्या? 220 हो जाए फिर तो बात ही खत्म हो। सही बात है। थैंक यू सो मच साहिब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यानी अब और कोई बात नहीं कि ये अली साई IG ऑफिस को करते हैं और सबसे पहले जो उन्होंने बात की यही की कि जॉब सिक्योरिटी नहीं। हम आमतौर पर बात करते हैं कि जर्नलिस्ट के लिए जॉब सिक्योरिटी का बड़ा मसला रहता है, लेकिन यहाँ पर तो पुलिस ऑफिसर्स के लिए सबसे बड़ा मसला है। अच्छा, जो मैं कम्युनिटी पुलिसिंग की बात कर रहा था उसमें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इन्होंने 2-3 एरियाज को इंक्लूड किया था। उसमें हुआ ये कि मसला हमारा ये है कि जब कोई हादसा होता है तो फिर हमें तमाम तर जो कम्युनिटी पुलिसिंग हो उससे रिलेटेड ऐसे तमाम इकदामात बहुत याद आते हैं और उन पर रैपिड रिस्पांस के तहत हम ये काम करना शुरू करते हैं। तब क्योंकि आपको जगा दिया जाता है। राव साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है और सेफ सिटी कैमरे लगाने की भी बात हमने करनी है क्योंकि असर-ए-नौ इसकी भी बात की जा रही है, तो वापस आएंगे, बात करेंगे कुछ आटे की नई कीमतों के हवाले से भी, कुछ सेफ सिटी के कैमरे लगाने से क्या बेहतरी होगी, इस पर हमने बात करनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। अगली खबर हमारे पास है, सेफ सिटी अथॉरिटी कैमरों की देखभाल के लिए एक और कंपनी हायर करने का फैसला किया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि जो पहले कंपनी हायर की गई थी वो क्या कर रही थी? जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइम टू टाइम मेंटेनेंस का जायजा लेना है, वो लोग कहाँ थे? और जब अगली कंपनी आ जाएगी तो कौन इंश्योर ये कराएगा कि ये जो कैमरे जगह जगह खराब पड़े हैं ये ठीक रहेंगे? जी राव साहब, आपको याद है कि अक्सर जब भी कोई वारदात होती है तो अगर आप फुटेज आपको चाहिए हो सेफ और पता चलता है जी कैमरा ही खराब, पता चलता है कि कैमरे का कोई मसला है, टेक्निकल फॉल्ट है, तो टेक्निकल फॉल्ट हमेशा की तरह टेक्निकल फॉल्ट ही होगा। ये बस इन्होंने एक जो डिस्प्ले सेंटर है बन चुका है ये, और उसको दिखाने के लिए लोगों को रखा हुआ है कि आए आप देखें, स्टेट ऑफ द आर्ट मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा शहर कवर। देखे तो सीरियसली मैं बहुत इंप्रेस हुई थी। और उसके तो यही तो इंप्रेस करने के लिए तो वो बनाया सारा। मुझे बताया अगर किसी को फुटेज चाहिए आम शहरी को, वो ले नहीं सकता, तो क्या सेफ सिटी का क्या मतलब? गाड़ी के चालान की जब गाड़ी के गैर कानूनी जबरदस्त चालान है, आप यकीन माने एग्जैक्टली वो जरूर, जिस तरह से बिजली आए ना आए, गैस आए ना आए, बिल आ जाता है ना, चालान भी इसी तरह से घरों में जरूर आता है। और कैमरे इनकी क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है, मतलब अब इस तरह से गाड़ी की तस्वीर है कि आप डिनाई नहीं कर सकते। अल्लाह ना करे कभी कोई वारदात होए तो फिर तुहानू पता चल जाएगा कितनी जबरदस्त क्वालिटी। सही कह रहे हैं आप, ये देखते रहते हैं। ये सूरत हाल ये है कि ये तकरीबन 8000 कैमरे इन्होंने शहर में इंस्टॉल करने थे। और अली साई हमारे साथ थे, उनसे ये पूछा जा सकता था, रिसेंटली इन्होंने स्टोरी दी थी कि कितने % जो हैं वो जो ख़राब हैं, जिनको ठीक करने की ज़रूरत है, वो हो नहीं रहे। तो अब बात ये है कि आप ज़रूर हायर करें, ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट आपको इस पर एक्सपेंडिचर्स होंगे, लेकिन 100% ऑपरेशनल ना सही, कोई 70-75% तो ऑपरेशन रखें ताकि वाकई में ही सेफ सिटी ये हो। और जब कभी भी फुटेज की जरूरत पड़े तो आपको आसानी मुयस्सर आ सके। आप अपना कोई सिस्टम मैकेनिज्म इस तरह का बनाएं कि आम शहरी पुलिस की मदद के बगैर भी आपसे फुटेज ले सके, तो फिर तो है सेफ सिटी। और अगर आप इस तरह देखेंगे तो मुझे तो लगता है कि अनसेफ सिटी है। सेफ सिटी का जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात मैं पहले भी ये कर चुका हूँ कि इन्होंने इसके जो फीचर्स हैं वो बड़े बेशुमार हैं। जब प्रेजेंटेशन दी जाती है तो बताया जाता है कि इसमें ये भी खसूसियत है, ये भी खसूसियत है, लेकिन कितने एब्सकॉन्डर्स को आज तक डिटेक्ट किया गया है? जवाब आएगा 0। कितने आपने जो क्रिमिनल डेटा, जिनके जो क्रिमिनल लोग हैं उनका डेटा आपने एंटर किया जो आपको मतलूब है? जवाब आएगा 0। तो फिर किस मर्ज की दुआ है आप? चलिए जी, फिर लोगों का बावजूद आप सब मार्जिन देते हैं, ऐसे ही आप तनकीद करते रहते हैं। चले कैमरे लगाएं, लोगों की आप हायर करें, तस्वीर वायरल करते हैं, इस काम के लिए आप लगे हुए हैं। नहीं, अब हम चले कह देते हैं जी अच्छी बात है, दोबारा से कंपनी हायर की जा रही है और फिर अगर इस पे सही प्रॉपर तरीके से काम किया जाता है तो शहर की बेहतरी के लिए है। फिर सेफ सिटी का जो मकसद है वो भी पूरा होना चाहिए। सवाल ये है कि कंपनी आप नहीं हायर कर लें और अगर आपके काम पहले वाले ही चल रहे हैं, आपका वतीरा
वही है कि आपने ना तो जाके पता करना है कि कैमरे चल रहे हैं या नहीं, ना उनकी मेंटेनेंस का ध्यान देना है, तो फिर दोबारा से वही हाल हो जाएगा, इसीलिए इसका कोई फायदा नहीं है। अगली खबर की तरफ बढ़ जाते हैं। अगली खबर हमारे पास है जी, बहुत बड़ा मसला है, गंदम की इमदादी कीमत में इजाफे से आटे का थैला महंगा हो जाएगा। 20 किलो आटे का थैला 860 से बढ़कर 1075 रुपये का हो जाएगा। फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से ऐसा बताया गया है। ये मसला है कि हल होने पर नहीं आ रहा। जी राउत साहब, देखिए, इमदादी कीमत के हवाले से तो बिल्कुल बढ़नी चाहिए थी। अगर आटा सरकारी निर्खनामे के पर फरोख्त नहीं हो रहा तो फिर हल तो यही था कि आप ऑब्वियसली इमदादी कीमत बढ़ाएं और कम से कम जो अनाज पैदा करता है उसके पास भी तो कुछ जाए। बिल्कुल उसके हालात अगर आप देखेंगे तो आपको, अगर किसी गांव के किसी बंदे से बात होगी तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके हालात क्या हैं जो अनाज पैदा करता है। तो उसके लिए 1800 भी कम है मौजूदा तनाजुर में, जबकि आप अपने अगर ये 1075 का भी हो जाएगा तो इस पर भी अमल दरामद नहीं होगा, ये इससे ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। अगर यहीं पर भी रहता है, वैसे भी तो मार्केट में बिक रहा है, अगर सरकारी निर्खनामा ये हो और इसके मुताबिक ये फरोख्त करवा लें तो फिर भी बड़ी बात है। इमदादी कीमत को बढ़ाना ज़रूरी था, पहले ये फैसला कर लेना चाहिए था इसी साल से, लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट 1470 या 1450 में खरीद चुकी हुई है और ये पैसा किसके पास जाएगा जो अब गंदम रिलीज होगी। अब आपने 1075 का जो अब प्रेस रिलीज भी जारी हो गई, जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है उसका मौक़िफ़ भी सामने आ गया, तो ये जो मार्जिन होगा क्या ये किसान के पास जाएगा? जवाब है क्या नहीं, जाएगा? मैं पूछने वाली सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जाएगा पैसा खजाने में। अगर आपने ये इसको अभी से अमल दरामद करना है, बेहतर ये होता कि आपने जब गंदम खरीदी थी अप्रैल में तभी से कुछ करते ताकि पैसा बराह रास्त उसी, आपने वैसे भी तो महंगा बिकवाने से क्या आप रोक सके हैं? बिका या नहीं बिका? बिका है, ब्लैक हुआ या नहीं हुआ? और अगर यही पैसा पहले आप ये फैसला कर लेते, ये बहुत ताखीर से फैसला किया गया है। अगर 1075 हमने रेट निकाला और इससे ऊपर ये हमने बिकता देखा है शहर में, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसकी किल्लत की बड़ी वजह भी यही थी कि आप नहीं दे रहे थे। अब हो ये रहा है कि जो गंदम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके हालात नहीं बदले और जो गंदम को आगे फरोख्त कर रहे हैं वो बिलियनियर है। बिल्कुल ऐसे ही है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को देखें और इस तमाम सिचुएशन में गरीब के जो हालात हैं वो मैं क्या बयान करूं, वो सभी लोगों के सामने है, सभी लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। कीमत जो भी हो, आटा तो वो बेसिक और बुनियादी जरूरत है जो हर किसी ने खरीदना है। कोई गोश्त खाए ना खाए, दाल खाए ना खाए, रोटी तो हर किसी ने खानी है। अब रोटी भी तंग की जा रही है तो समझ से बाहर है। खैर, अगली खबर की तरफ हमने बढ़ना है। जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे तजावुजात का खात्मा कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है। ये वो ख्वाब है जो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि बार बार आपको जगाया जाता है, बार बार प्लान बनाया जाता है, तो इस दफा तजावुजात का खात्मा किस तरह से मुमकिन बनाया जाएगा ये झांसा दिया जा रहा है कि रेडी बाजार लगाए जाएंगे। ये पहले भी शहबाज शरीफ दौर में भी हमने देखा था कि इस पर बातचीत की गई और कहा जी रंगीन किस्म के बाजार बनाए जाएंगे, तजावुजात का खात्मा होगा। अब ये पॉसिबल कैसे बनाया जाएगा, बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और अक्सर कहा जाता है तारीख गवाह है, मैं कहती हूँ राव साहब गवाह है। इतने ऑपरेशन जो हुए तजावुजात के खिलाफ वो कवर किए, राव साहब खुद वहां पे मौजूद रहे। ये तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मुमकिन कैसे बनाए जा सकते हैं? मैं तो अरसा दराज से ये चीज़ें हम कवर भी कर रहे हैं, आप तक पहुंचा भी रहे हैं, मुझे कभी भी वो रिजल्ट नज़र नहीं आया जो होना चाहिए। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ DCs इस पर अमल दरामद कराते रहे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग रहता है। देयर इज़ नो फॉलो अप ऑपरेशन, जिसकी वजह से हमेशा सूरत हाल वही रहती है। राव साहब, ये जो अभी प्लान बनाया गया इस पर बाद में आएंगे, तजावुजात ख़त्म कराना बिल्कुल नामुमकिन है। देखिए, नामुमकिन है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब मुआशरे में अदल नहीं होगा तो फिर आप का सारा जोर रेडी वाले पे निकलेगा। ऑब्वियसली रेडी वाले को हम तजावुजात माफिया हम खुद लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं कि सड़कें ब्लॉक होती हैं। जब रियासत अपना काम नहीं कर रही जो कि उसको करना चाहिए, उसको ख्याल करना चाहिए कि रेडी बांध के भी बच्चे हैं। रेडी वालों के पीछे पड़ गए हैं, क्या करें बेचारे, किस तरह खाना खाएं? मैं देखिए, मैं पहले तो बहुत ज्यादा हम कवर करते थे, लेकिन कुछ ऐसे वाकयात भी हैं
कि उनको सपोर्ट करना भी ज़रूरी है, उनसे मुतल्लिक जामा पॉलिसी की ज़रूरत है, जिसका अब अदराक किया गया है। माजी में भी किया गया, लेकिन अब किया गया है। कैप्टन उस्मान के दौर में ड्राइव थ्रू बाजार के नाम पे रेडी बाजार मुगलपुरा और इस तरह से दीगर मकामात पर लगे थे कि कम से कम 20-50 रेडियां सिर्फ एक जगह पर लगे और लोग वहां से गुजरते गुजरते उसका इस तरह का सिस्टम भी रखा गया था कि पार्किंग की बजाय वो लोग जिसने कोई सौदा सलफ खरीदना है वो वहां से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो भी खरीदनी हो वो वहां खड़े होकर खरीदे और फिर निकल भी जाए और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो। देखिए, एक रेडी के पीछे हमको तजावजात लगता है, लेकिन वो उस तजावजात के पीछे एक खानदान भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक खानदान भी है जिसका ख्याल रियासत को करना है, और ये बुनियादी वजह है। जब मुआशरे में अदल नहीं होता तो फिर इस तरह से आपका जो जोर है वो रेडी बान पर निकलता है। रेडी बानों को जितना मर्जी आप पकड़ लें, इसको हमने खुद भी तजावजात माफिया कहा है, लिखते भी हैं, कहते भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये सोल्यूशन नहीं है, प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। ऑपरेशन भी जो तजावुजात के खात्मे के लिए बनाए जाते हैं, आपने ऐसे मैकेनिज्म ये है, निकल रहे हैं जी ऑपरेशन। मैकेनिज्म अना यूसुफ ये है कि आप पहले नंबर पर 4 या 5 जो आपने मॉडल रोड्स डिक्लेयर की हुई हैं, 13 हैं वो, उनमें से 5 ले लें, 5 को आप स्ट्रीमलाइन कर लें और इस्तांबुल मॉडल पे अगर आप चलें, एक जैसी रेडी आप दे दें ताकि एक वक्फे के बाद एक डिस्टेंस हो उनमें और एक रेडी लग जाए ताकि वो सर्टिफाइड भी हो, वो ट्रैफिक का बाइस भी ना बने। इस तरह से करके आप बाकी लोगों को भी एडजस्ट करते हैं। तकरीबन 80-85 हज़ार तादाद है लाहौर शहर में रेडी बानों की, तो ये आप 80-85 हज़ार रेडियां नहीं है, ये 80-85 हज़ार खानदान है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस तरह से ऑपरेशन करना, रेडियां उठाना, 2000-3000 रुपये कानून से ज्यादा इजाजत नहीं देता, आप जुर्माना करते हैं। हम इंतजामिया को ये कोसते हैं कि इंतजामिया नाकाम हो गई, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नाकाम हो गई, जिले इंतजामिया कुछ नहीं कर रही तजावजात के खिलाफ। तो आपको इसका जो दूसरा पहलू है वो भी सोचना है कि इनको एडजस्ट किस तरह से करना है। अब ये हुआ है कि कमिश्नर लाहौर ने एक टास्क तफवीज़ किया है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर हाफिज शौकत अली को कि कम से कम शहर में जो 9 जोन्स हैं उन जोन्स की सतह के कुछ 2-2, 3-3 मकामात दें ताकि इन रेडियों को अखुवत के साथ मुंसलिक किया जाए और इन रेडी बाज़ारों में अगर किसी के पास फाइनेंशियल इशू है तो उसको 25-30 हज़ार 50 हज़ार तक लोन भी अखुवत से दिलवाया जाए, जो कि कर्जे हसना के नाम पर आता है, और फिर PFA से उनको, पंजाब फूड अथॉरिटी से उनको लाइसेंस भी दिलवाया जाए अगर खाने पीने का काम ये इतना जबरदस्त और प्लान हो जाएंगी। अब ये 5 मकामात हैं, लेकिन दोबारा से आज भी इजलास इस पे है कि इनकी तादाद जो है अच्छा राव साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, इतना बड़ा शहर है, अगर ये 5 मकामात है, किसी एक पर भी आप ऐसे एग्जाम्पल बना दें और उसको फिर आगे लेके चलें। सबसे पहले शुरू करना है, शुरू करना मुश्किल है। बिल्कुल, आप शुरू करेंगे, उसके बाद खुद से ये लोग आएंगे, और जब एक जगह पर 10, 15, 20 रेडियां आपको 25-50 रेडियां लगा देंगे तो इसका मतलब है कि आपने एक सड़क के तमाम लोगों को इकट्ठा कर दिया, बजाय इसके कि वो जगह जगह खड़े हुए हैं। तो इस पर थोड़ा सोच विचार से काम करना है कि उनका रोजगार भी, मौजूदा तनाज़ुर में जो हालात हैं उसका भी आपको ख्याल करना है। और बतौर अगर आप अच्छा, अगर ये मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, ये आप 5 मकामात पर रेडी बाजार बना देते हैं, तजावुजात खत्म हो जाएंगी शहर से? बिल्कुल भी नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी। वो इसलिए नहीं होंगी कि हम फट्टे को पकड़ते हैं, रेडी को पकड़ते हैं, जो दुकानदार उससे किराया ले रहा है उसको नहीं पकड़ते। अब मुझे बताएं, इशरा बाजार है, अनारकली बाजार है या शालम मार्केट है, आप वहां पर जो बाहर फट्टा लगाने के जो चार्जेस हैं वो आप हैरान कुन हैं। उनको आप उन दुकानदारों को जब तक आप कायल नहीं करते कि खुदा दा ना जे बाज आ जाओ, तो फिर ये सूरत हाल। किसी ने बाज नहीं आना, तो वो साहिब साहब वाली खबर हो गई कि जितने मर्जी थाने बन जाए कुछ नहीं होगा, तो जितने मर्जी यहाँ पर बाजार आप लगा दें और मॉडल शाहराएं बना दें, मॉडल चीजें कर दें,
तजावुज़ात का खात्मा मुमकिन नहीं हो सकता। तो खबर को वाइंड अप करते हैं, चलते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे कोरोना अपडेट क्या है। वजीर तालीम मुराद रास भी कोरोना का शिकार हो गए। अल्लाह ताला हम सभी को महफूज रखे, सभी के लिए एहतियात की ही बात है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल डिस्कस करना, अब तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और ख़बर यह है जी, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 18 अमवात हुई हैं। शहर लाहौर में एक ही दिन में 18 अमवात हो जाना, यानी आपको अब मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि एहतियात तो करनी है, लेकिन एक्स्ट्रा एहतियात की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वज़ीर तालीम मुराद रास भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। तो ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एहतियात, आपको क्या लगता है, नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एहतियात के बावजूद भी आप देखें कि सूरत हाल ये है। तो जब कभी भी बाहर जाएं एहतियात करें, इसके अलावा हल इसका कोई नहीं है, अपनी आदत बना लेनी चाहिए। अब तो जी राव साहब एक कमेंट करेगा, फिर हम अगली खबर की तरफ चलें। कोविड की सूरत हाल जो है वो अब हम ये समझ रहे थे कि शायद थोड़ा नीचे आया, चूँकि जो पेशेंट्स रोज़ाना रिपोर्ट भी हो रहे हैं उनकी तादाद 250-60 के दरमियान चली आ रही है, और ये 350 से नीचे एकदम से ये तादाद आई है। और अब हम ये समझ रहे थे कि शायद इस पे अब कंट्रोल जो है वो हो चुका है, चूँकि काफ़ी नरमियाँ भी हम देखते हैं, और लेकिन अब सूरत हाल एक मरतबा फिर से खबरें दोबारा शुरू, 18 कैजुअल्टीज़ इससे ज्यादा। अच्छा, लोग तो समझ रहे हैं कोरोना अब बिल्कुल नॉर्मल चीज है, जिसको होना है उसको होना है, जिसको नहीं होना उसको नहीं होना। ये दुरुस्त ये है। इम्पैक्ट हुकूमत की तरफ से भी दिया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, वो एक जो होता है ना, आपने लोगों को जगा के रखना है, बता के रखना है, डरा के रखना है, हुकूमत का। अब देखिए हुकूमत की क्या बात करती हैं कि अगर बल्दियाती इलेक्शन की बात हो तो कोविड की वजह से नहीं हो सकते, अगर ज़िमनी इलेक्शन की बात हो तो फिर कोविड खत्म हो जाता है। अब आपने खुद, जब आपने वो चैरिटी बिगिंस एट होम वाली बात है कि शुरू घर से होगी, आप अपने घर से जब शुरू करेंगे तो फिर दूसरे से भी तवक्का कर सकते हैं कि सूरत हाल बेहतर होगी। अब गवर्नमेंट खुद ही इस तरह के काम करती है तो फिर बाकियों पे क्या, अब हम भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं लोगों से थ्रू कौमी मीडिया, और फिर रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह से। और 18 कैजुअल्टीज़ का होना ये यकीनन इस पर ये अलार्मिंग सिचुएशन है, और इसका मतलब है कि अभी भी सूरत हाल नॉर्मल और नहीं लोग हुई। तो इसको नॉर्मल समझ रहे हैं, लेकिन 18 वेंटिलेटर्स पर हैं पेशेंट्स, और आईसीयू में 106 पेशेंट्स लाहौर शहर में अभी भी हैं। तो ऐसी सूरत हाल में नॉर्मलिटी की तरफ मैं नहीं समझता कि हम जा रहे हैं। बिल्कुल, आप अपने निज़ाम जिंदगी को जरूर जो है वो अच्छे तरीके से चलाएं, लेकिन मफलूज होने से अगर बचाना है तो आपको एहतियात के साथ हर जगह जाना है। मकसद सिर्फ ये खबर हर रोज डिस्कस करने का ये होता है कि आपको जगा के रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम भी बाहर निकलते हैं तो हम भी बेहतियाती कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल भी हम बेहतियाती नहीं करते। तो ये चीज़ें टाइम टू टाइम डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि आपके जहन पे रहे, आपको याद रहे कि आपने किस तरह से एहतियात करनी है, किस तरह से अपने आप को महफूज रखना है, क्योंकि एहतियात ही के अलावा इसका कोई हल जो है वो नहीं है। अभी हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, खबर आप तक पहुंचा देते हैं। खबर यह है जी, सेनेट इंतखाबात का जोड़ तोड़, गवर्नर पंजाब इस्लामाबाद चले गए हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए हैं और गवर्नर इस्लामाबाद में वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत करेंगे। गवर्नर पंजाब इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए हैं, वजीर आजम की ज़ेर सदारत होगा इजलास, जिसमें गवर्नर पंजाब शिरकत करेंगे। इजलास में सेनेट इंतखाबात की हिकमत अमली और तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। अगली खबर हमारे पास है, मॉल रोड जो कि शहर लाहौर का दिल है, यहाँ पर तारीखी इमारतों को रोशन करने का फैसला किया गया है। इमारतों को नुमायां दिखाने के लिए लाइट्स यहाँ पर लगाने का आगाज कर दिया गया है। राव साहब, खूबसूरत मॉल रोड की खूबसूरती को मजीद उजागर किया जा रहा है। आप अगर जाएं डबल डेकर बस पर, अगर आप सफ़र करें तो इसकी जो अफादियत, जो अहमियत है, आपको फिर पता चलेगी कि कितना खूबसूरत ये सारा एरिया है और एक हिस्टोरिकल टच है, एडवांसमेंट है, लेकिन बदकिस्मती से निगलेक्टेड भी है। ये 2018 में, दिसंबर 2018 में ये शुरू किया गया था। तमाम जो माल रोड की बिल्डिंग्स होंगी इनको यकसां पेंट किया जाएगा। उस वक्त के जो जस्टिस अली अकबर कुरैशी थे, उनकी जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया और उन्होंने एक किस्म का डंडा पकड़ के तमाम बरामदे भी खाली करवाए और कई बिल्डिंगों का हुसन बहाल भी करवाया। उसके बाद बल्दियाती इदारों को आपने घर भेजा और वो काम वहीं का वहीं
ठप हुआ और अब सूरत हाल ये है कि जो इमारतें की तज़ीनो आराइश करनी थी वो तो नहीं हो सकी। गुलाम रसूल बिल्डिंग देख लें, आपके सामने बाबा डींगा सिंह बिल्डिंग है, MHCA बिल्डिंग है, फिर आपके सामने माल रोड पर एक लंबी ये फहरिस्त है, दयाल सिंह मेंशन की इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, शहर में मुब्तला करने वाली ये बिल्डिंग्स हैं। चले काम का आगाज हो गया, हो सकता है इनकी भी बारी आ जाए। कम अज कम तज़ीनो आराइश ना सही, अब इनको नुमाया दिखाने के लिए जो बीम मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज लाइट्स हैं, सोडियम लाइट्स, आने जाने वालों के लिए एक अच्छा नजारा भी देखने के लिए आएगा। तो फिर जब हम भी जाएंगे हम भी देखेंगे और हम भी डिस्कस इसको जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच राव साहब, शुक्रिया आपका। नाज़रीन चलते हैं ब्रेक की तरफ, आप जानिए न्यूज हेडलाइंस, जिसके बाद हम मुलाकात कराएंगे आज के मेहमानों से भी और कुछ स्पेशल बातचीत भी होगी। हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हम कोशिश ये करते हैं जहाँ कहीं पर आपके मसाइल हाईलाइट करते रहें, आपकी मुश्किलात हाईलाइट करते रहें, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि लोगों के मसाइल हल करने में, उनकी मुश्किलात हल करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। बिलाशुबा मसाइल हल करना या किसी की मुश्किलात आसान करना वो अल्लाह ताला की ज़ात है, जो कोई ना कोई रास्ता बना देती है, कोई ना कोई वसीला बना देती है। लेकिन बिलाशुबा वो लोग खराजे तहसीन के मुस्तहिक है जो कोई ना कोई इनिशिएटिव लेते हैं, दर्दे दिल रखते हैं, दुखी इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं। और इतनी सारी बिजी लाइफ, हम अपनी ज़िंदगी को अगर देख लें तो हम ऑफिस आ रहे हैं, घर में बिजी हैं, आना जाना, कहीं ना कहीं हम असल ज़िंदगी का मकसद जो है उसको भूल बैठते हैं कि हमने किसी का ख्याल भी रखना है। अगर अल्लाह ताला ने हमें इतना नवाजा है तो हमने कहीं ना कहीं उसका जो है ना फीडबैक भी अच्छे तरीके से देना है। बहुत सारे ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो कि अपनी इतनी बिजी लाइफ के बावजूद बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं दूसरों का, बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में फोकस होता है कि अगर वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो वो लोग जो कि गरीब हैं, जो कि उस तरह की लाइफ जो है, लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो खुद से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना। और अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम किसी की तालीम, किसी की खुराक और किसी को 2 वक्त की रोटी के लिए आप अगर कुछ हेल्प कर दें तो बिलाशुबा आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती है। तो ऐसे लोग बिलाशुबा जो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, उनसे आपको मिलवाना भी हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। हौसला अफजाई होती है, देखने वालों को मोटिवेशन मिलती है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम क्यों पीछे रहें। हमारी मेहमान आज की जो हमारे साथ मौजूद है, तारुफ में आपके साथ कराना चाहूंगी। डोर ऑफ अवेयरनेस से इनका ताल्लुक है, एजुकेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, जहां पर ना सिर्फ लोगों की हेल्प की जाती है बल्कि लोगों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा किए जाते हैं, खवातीन, मर्द हजरात सभी के लिए, ताकि वो बाइज्जत जिंदगी गुजार सके, रोजगार कमा सके, अपने खानदान की कफालत कर सके। हमारी मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, तारुफ कराऊंगी जी। रुबा हुमायूं साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेकेंडली मुझे बहुत खुशी होती है इस तरह के लोगों से मिलके, क्योंकि आपको मोटिवेशन भी मिलती है और वो होता ना कि अब आप खुश हो जाते हैं कि किस तरह से कोई ये सब कुछ कर लेता है। हमारे पास बहाने 100 होते हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है, हम दफ्तर जाते हैं, हमने घर को देखना है। आपको ये आइडिया कैसे आया? मतलब ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बच्चों के लिए कुछ तालीम के लिए कुछ करना, बच्चों की स्कूलिंग देखना, फिर उसके बाद लोगों की हेल्प करना, फिर लोगों को रोज़गार के लिए, ये एक बहुत बड़ा प्लान है। कैसे सोच लिया? बस ये अल्लाह ताला की मदद से ये आइडिया आया और ये एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट था हमारे घर का, चैरिटी का, कि हम जुमेरात को 100 लोगों का खाना बांटते थे। तो वो खाना मैं अच्छा, और ये आपने अकेली ने इनिशिएटिव लिया? मेरे हस्बैंड कहते थे कि खाना अपने हाथ से जाके बांटना है, ये नहीं कि ड्राइवर दे आए और बस काम ख़त्म हो गया। तो वो जब मैं जाती थी तो वो बच्चे जिस तरह से छीनते थे और लड़ रहे हैं, और मैं कहती थी लाइन बना लो, तुम सबको देना है मुझे और आराम से लो। तो वो कहते थे हमें तो किसी ने ये नहीं कहा, हम तो बस खाना लोग देते हैं और चले जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, अगर तुम लोगों को मैं पढ़ाऊँ तो तुम पढ़ोगे मुझसे? तो वो कहते हैं हम पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ाएंगी तो हम पढ़ेंगे। तो मैं उन्हें 1 साल झुग्गियों में जाके पढ़ाती रही और उनको बड़ी मैनर्स वगैरह बड़ी चीज़ें मैंने सिखाई, पोएम्स, ये वो सब कुछ। तो उनकी मदर्स के साथ भी बैठना, उनसे पूछना, उन्हें भी कुछ पता नहीं था, यानी ज़ाहिर है बच्चों को इसलिए नहीं पता कि माओ को भी नहीं पता। तो फिर उनसे भी मैंने टाइम स्पेंड करना। वो 1 साल मेरा बड़ा मुश्किल था उनके साथ। मैं उन्हें चाहती थी कि वो सिस्टमेटिक इस तरह से सीखना शुरू कर दें। फिर मैंने एक जगह रेंट पे ली और उनको बिठाया, टीचर्स रखी और फिर ये एक स्कूल का एक सेटअप बन गया। फिर तो मैं बस अल्हम्दुलिल्लाह खोलती चली गई और उसके बाद फिर लोग भी 2007 से आपने ये सिलसिला शुरू अल्हम्दुलिल्लाह किया। बिल्कुल। और 2007 से लेकर 2021 तक जिस तरह से आपने बताया कि शहर लाहौर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो 24 स्कूल हैं जहां पर
पर बच्चे ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह काम, और अब आपकी टीम भी ऑब्वियसली उसी तरह से बड़ी भी हो चुकी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मौके बनाए। फिर उसी स्कूल के अंदर हम इस तरह सेटअप बनाते हैं कि स्कूल के अंदर बच्चे और माएँ, यानी बच्चे पढ़ रहे हैं, माएँ सिलाई सीख रही हैं, और फिर सैटरडे संडे हमारा अगर स्कूल ऑफ है तो उसमें लड़कों के छोटे छोटे कोर्सेज हम रखते हैं ताकि लड़के भी आके वो चीज़ें सीखें, क्योंकि अनस्किल्ड लेबर हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। और ख़वातीन भी कुछ आता नहीं, इसलिए घरों में बैठी रहती हैं, टाइम वेस्ट करती रहती हैं, गॉसिप करती रहती हैं, गिफ्टें करती रहती हैं। उन्हें भी हमने कहा कि आप लोग अपना टाइम यूटिलाइज़ करें, घरों में आप सिलाई सीख के अपना वक्त जो है उसे सही इस्तेमाल करें ताकि आपकी आमदनी में भी इजाफा हो, बच्चों को बेहतर तालीम और तरबियत दे सकें। हमारे स्कूल तो टोटल फ्री हैं, तो माएँ भी सिलाई सीखती हैं, वो भी फ्री में। तो एक फ्री चीज़ मिल रही होती है ना, तो फिर इंसान सिर्फ मोटिवेशन होती है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेज दें, वहाँ जाके खाना भी खाएगा, उसे यूनिफॉर्म मिलेगा, कुछ यानी उसको ये होता है कि मेरे ऊपर बोझ कुछ नहीं है। तो ऐसी कम्युनिटी जो कि बिल्कुल अफोर्ड नहीं करते, झुग्गियों में रहते हैं या क्वार्टरों में रहते हैं, उनको ये होता है कि तालीम तो बात की बात है, पहले हमारे पेट तो भरे ना। तो हम कहते हैं कि ये तालीम तो फ्री है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह से मेरे पास डिटेल है, एजुकेशनल, वोकेशनल, मैच मेकिंग, इसके साथ साथ लोगों के लिए डोनेशन, पैसे या घर में ज़रूरी अशिया लोगों तक तकसीम करना, काउंसलिंग लोगों की करना, ये इतने सारे काम कर रही हैं। आप किस तरह से मैनेज करती हैं, बजट किस तरह से मेंटेन करती हैं? क्योंकि जब आप किसी की हेल्प करने लगती है ना, तो हर तरफ से लोग चाहते हैं कि उनकी भी हेल्प की जा सके। तो क्या मुखैर हजरात इसमें आपकी हेल्प करते हैं? जी बेशक, इसमें एक तो लाइक माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा ये कि लोग अफोर्ड भी करते हैं। हमारे टोटल जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, बेनिफिशरीज से हम कुछ चार्ज नहीं करते हैं। हम आपस में डोनर्स हैं, हम लाइक माइंडेड हैं, जिन लोगों के पास टाइम है वो टाइम दे रहे हैं, जिन लोगों के पास रिसोर्सेज हैं वो दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस सेटअप को चला रहे हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ एक काउंसलिंग का ऑनलाइन हमने वो जो आपने जिक्र किया है, वो हमारा ऑनलाइन सेशन, क्योंकि कोविड के बाद इतना डिप्रेशन लोगों में आया, तो वो एक ऑनलाइन हमारा काउंसलिंग का सेशन होता है। उसके अलावा एलीट क्लास का हम मैच मेकिंग का काम करते हैं। उसमें देखें बहुत सी ख़वातीन के पास बहुत टाइम होता है, घरों में बैठी हैं और उनके पास कमेटी पार्टी में चली गई और इस तरह की चीज़ों में चली गई, तो वो इस तरह टाइम किल कर रही होती हैं। तो मैं कहती हूँ आप लोगों के बेनिफिट के लिए कुछ ऐसी मैच मेकिंग का काम कर लें, ऐसा काम कर लें जो आप यानी फ़ोन सर्विस में ही आपका हाँ कर सकते हैं। तो लोग इस काम के लिए भी, एलीट क्लास में तो स्पेशली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुके हैं। लोग के अच्छे प्रपोजल्स मिलते नहीं हैं और कोई बताने वाला भी नहीं होता और कोई इस काम में आना नहीं चाहता। तो अगर फारिग जो ख़वातीन हैं, अफोर्डिंग है, वो अपना एक फ़ोन कॉल करती हैं, 2 लोगों को मिला देती हैं, क्या फ़र्क पड़ जाता है उनको। तो एक अच्छा है, पेरेंट्स को हम मिलाते हैं, गेट टुगेदर्स करते हैं, उनको हम बुलाते हैं कि आप आएँ और मिलें आपस में। तो हमारे हेड ऑफिस में गेट टुगेदर्स होते रहते हैं, डिफरेंट क्लब्स में हम गेट टुगेदर पेरेंट्स के करते हैं ताकि वो अपने बच्चों के बारे में एक दोनों फैमिलीज मिल के बात कर सकें। तो इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, बहुत अच्छे इकदाम हैं। मुझे ये बताइएगा, राशन तकसीम भी किया जाता है, किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है? ये जानना कि आया जिस तक आपने राशन पहुंचाना है वो डिजर्विंग है भी या नहीं है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। हमारे यहाँ आई एम सॉरी टू से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत भी नहीं होती। हमने कोविड के दौरान देखा कि लोगों ने इतना सारा राशन इकट्ठा कर लिया। तो आपका क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से मुतल्लिका फैमिली का पता कराया जाता है, उन तक राशन पहुंचाया जाता है, मंथली बेसिस पर क्या ही होता है? जी, हमारे पास जो इनकम बेस्ड उनकी इंफॉर्मेशन सारी होती है कि इनकी मंथली इनकम कितनी है इस फैमिली की। तो जो ज़कात डिज़र्विंग फैमिलीज़ होती हैं वो हमारे पास वही बच्चे भी पढ़ते हैं जो कि ज़कात डिज़र्व करते हैं। और उसके अलावा जो बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो बेचारे कहने को उनके फादर भी बच्चों का ज़िंदा है लेकिन वो उनकी आमदनी इतनी कम होती है, फिर हम मोस्ट डिज़र्विंग फैमिलीज़ को भी सेपरेट कर लेते हैं, उनको मज़ीद और चीज़ों में भी हेल्प करते हैं। तो राशन देने के लिए हमारे पास जितने बच्चे होते हैं वो तकरीबन हर बच्चा जो है, हर फैमिली जो है वो डिज़र्विंग ही होती है, क्योंकि वो फ्री स्कूल में इसीलिए बच्चों को। बहुत सारे लोग जो हमारा शो देख रहे हैं, कुछ ज़रूरतमंद आपसे रब्ता करना चाह रहे होंगे, कुछ मुखैर हजरात जो कि आपकी तरह लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, दर्द दिल रखते हैं, किस तरह से कोई आपसे रब्ता कर सकता है?
कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पर वो आ सकते हैं? जी, हमारा हेड ऑफिस है मॉडल टाउन जे ब्लॉक में, 105 जे ब्लॉक में। तो वहाँ पे हमारे हेड ऑफिस में लोग आते भी हैं, उनको हम इवेल्युएट कर लेते हैं। अब हमारा मेन फोकस ये होता है कि वो अगर उनके अंदर कोई पोटेंशियल है, फ़र्ज़ करें कि उन्हें कोई हुनर आता है, तो हम चाहते हैं कि वो अपने उस हुनर को यूटिलाइज़ करते हुए अपनी इनकम जनरेट करें, बजाय इसके कि राशन की कोई लिमिट नहीं है कि हम हर महीने फैमिली को राशन देते जा रहे हैं तो वो लेते जाएंगे। अगर उनमें रुबा साहिबा बहुत बड़ा मसला बना हुआ है लोगों के लिए, नौजवान हमारे जगह जगह नौकरियों के लिए जो है वो फिर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी जॉब, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं कि अगर कोई आना चाह रहा है और यहाँ नौकरी करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जी, सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि उसके अंदर अपने अंदर कोई पोटेंशियल है। अगर वो है तो हम चाहते हैं कि वो उस पोटेंशियल के थ्रू वो अपना कोई काम शुरू कर सके। लड़कियां हैं उनके लिए तो फिर ये कि बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह उन्हें सिखा दिए जाएँ, उन्हें स्टिचिंग सिखा दी जाए, उन्हें इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सीख के वो घर बैठे भी अपने बहुत से काम कर सकती हैं। फिर अगर उनमें ऐसा पोटेंशियल नहीं है, उनमें अगर कोई थोड़ी बहुत कोई तालीम है, कोई थोड़ा बहुत अगर हुनर है लड़कों में है, तो उनको उस तरह का छोटे छोटे बिजनेसेस बेशुमार हैं जिससे वो अपने रोज़गार शुरू कर सकते हैं। बाज़ बच्चों के फादर हैं, वो उसे पता नहीं है करना क्या है, तो वो बस वो मजदूरी वगैरह कर ली, या बाज़ों का तो वो छोटे मोटे इस तरह के काम कर रहे होते हैं जो कि इनकम जनरेट नहीं कर रहे होते, उनका टाइम वेस्ट हो रहा होता है। तो फिर हम उन्हें छोटे छोटे स्किल सिखाने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने उस स्किल के थ्रू कुछ अपना रोज़गार कमा सकें। सही। और मुझे ये भी बताइएगा, तालीम के साथ साथ जो बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं, बहुत ज़रूरी ये चीज़ है कि उनकी तालीम, हमारे यहाँ एजुकेशन जितनी भी है, बच्चों को उस तरह से प्रिपेयर नहीं किया जाता कि आगे चल के वो उनको कोई जॉब भी मिल जाए। कोई स्किल भी सिखाई जा रही हैं बच्चों को साथ साथ? जी, हमारा एक्चुअली हम लोग एजुकेशन पे बहुत फोकस कर रहे थे। हमारे बच्चे मैट्रिक करके आगे कॉलेजेस वगैरह में भी हमने उन्हें कुछ बच्चों को स्पॉन्सर किया, लेकिन अब हमें ये फीलिंग हो रही थी कि बच्चों को हुनर पे माँ बाप डाल देते हैं और स्कूल से उठा लेते हैं। तो अब हमने अपने सिलेबस के अंदर ही बहुत ज़्यादा हुनर डाला है ताकि वो बच्चे साथ साथ हुनर सीखते जाएँ और साथ साथ तालीम हासिल करते जाएँ, और जब वो हमसे तालीम ले के निकलें तो उनके पास इतना हुनर होना चाहिए कि छोटा मोटा कोई अगर कोर्स करके वो अपने हुनर को मज़ीद पॉलिश करके सर्टिफिकेट लें और अपना काम शुरू कर सकें। तो ये हुनर वाला जो हाथ है ना, वो मांगने वाला नहीं बन सकता, क्योंकि हुनर जो है वो कहीं पे भी जाएगा, उसके हाथ में हुनर है। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हुनर बच्चों के अंदर आए, तो वो हमने अपने सिलेबस का पार्ट बना दिया ताकि वो कहीं पे भी चले जाएं। जब वो आपके हाथ में हुनर होता है, आप खुद से कुछ कर सकते हैं, तो आप कहीं पे भी पीछे नहीं रह सकते। कम से कम अपनी फैमिली की कफालत आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। रुबा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हम मजीद भी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हम बात कर रहे हैं बहुत ही अहम टॉपिक पर, बहुत ही अहम मामला, और ये चीज़ें डिस्कस करने का मकसद सिर्फ वही होता है कि मोटिवेट हो सकें वो लोग जो कि किसी की मदद कर सकते हैं और टाइम या फिर दीगर मसरूफियात की वजह से वो ये चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे आप रब्ता करके किसी की मदद कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा आइडिया अभी हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि लोगों की हेल्प आपने करनी है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप नई चीज़ें ही खरीद के लोगों की हेल्प करें। हमारे पास हर किसी के घर में बेतहाशा ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे इस्तेमाल में नहीं होती, लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि कहाँ वो चीज़ पड़ी है, उसका इस्तेमाल किस तरह से मुमकिन। रुबा साहिबा ने भी हमें बताया कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों की हेल्प की जाती है, वो लोग जो कि अपनी इस्तेमाल शुदा अशिया जो कि वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो इन तक पहुँचा देते हैं, और फिर उन लोगों तक वो अशिया पहुंचाई जाती हैं जिनको उसकी एक्चुअली ज़रूरत होती है। हम तो अक्सर घर में चीज़ें रख के भूल जाते हैं और उसकी ज़रूरत भी नहीं होती। ये आइडिया कैसे आया? जी, ये आइडिया बस जब ये स्टार्ट किया था डोर ऑफ अवेयरनेस, तभी ये आइडिया हमें आया कि इन बच्चों की हेल्प करने के लिए जो एक्स्ट्रा लोगों के पास चीज़ें हैं वो हम सब मिलके डोनेट करें। हमारे जो सब मेंबर्स थे उन्होंने ये आइडिया जनरेट किया। उसके बाद फिर हमने एक थ्रिफ्ट शॉप बना ली, उसमें हम वो चीज़ें डोनेट कर देते हैं जो हमारे घर में एक्स्ट्रा पड़ी हुई होती हैं, और वो नई हो पुरानी हो कोई मसला नहीं है, उसमें हम उन चीज़ों को ठीक करते हैं और रिपेयर वगैरह करके और वो उनको सेल कर देते हैं। पहले तो हम फ्री में दे देते थे, लेकिन वो देखा कि उनको इतनी कदर नहीं होती जब फ्री में कोई चीज़ मिल जाती है। फिर उस पर नॉमिनल सी कुछ प्राइस लगाई ताकि वो खरीदें। उनकी इज्जत नफ्स थी, इस्तेमाल की ज़रूरत की हर चीज़, आप घर से फर्नीचर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, बैग्स, शूज़, कपड़े, जो भी आप अपने घर से निकालना चाहें, आप डोर ऑफ अवेयरनेस के हेड ऑफिस में डोनेट कर दें। उसमें वो उनके ऊपर
प्रॉपर हम प्रोसेस करते हैं उसको, नीट एंड क्लीन करके उसको पैक करके और वो लोगों को दे देते हैं। पहले फ्री देते थे, अब उसको थोड़ा सा नॉमिनल सी प्राइस लगाते हैं ताकि उनकी इज्जत नफ्स भी मजरूर ना हो। और उसके बाद ये कि वो जो पैसे उससे हम जनरेट करते हैं वो इन्हीं के ऊपर ही खर्च करते हैं हम लोग। और ये हमारा बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट है जिसमें ईद पे भी इन लोगों को बहुत से ऐसे कपड़े मिल जाते हैं जो कि फिर हमारे पास ब्राइडल कपड़े बहुत से लोगों ने डोनेट किए हैं, वो हम बच्चियों की शादी में देते हैं, वो यूज़ करके तो वो वापस दे देती हैं। ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं, शेरवानियाँ, कुल्ले और इस तरह की चीज़ें, तो वो चीज़ें एक ही दफ़ा किसी ने पहननी है और इतने इतने एक्सपेंसिव ड्रेसेस होते हैं, उनको फिर वो डंप कर देते हैं अपने स्टोर्स में। तो बेहतर है आप डोनेट कर दें, किसी के काम आ जाएंगे। हमारा एक एक ब्राइडल जोड़ा जो है उसने 25-30 शादियाँ करा चुका है वो। अच्छा, उसके बाद यूज़ के बाद वो वापस आ जाता है। तो हमारी तरफ से भी एक गरीब की शादी में कंट्रीब्यूशन हो जाती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम उन्हें देते हैं, वो यूज़ करके हमें वापस दे देते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। इस तरह आप किसी की हेल्प भी कर देते हैं, किसी का टाइम भी बहुत अच्छा गुजर जाता है। एक आपका कफालत प्रोग्राम है, उसकी डिटेल्स मुझे बताइए। जी, स्पॉन्सरशिप के प्रोग्राम में हम ये चाहते हैं कि अगर कुछ लोग चाहते हैं कि वाकई ये काम बड़ा अच्छा है, हम भी इसमें शामिल हो जाएं और वो फिज़िकली नहीं कर सकते कि तो वो स्पॉन्सर कर देते हैं। एक एक बच्चे की स्पॉन्सरशिप 1000 है, उसको हमारे साथ वो कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, पर मंथ वो देते रहते हैं। एक बच्चे की कोई 5 बच्चे स्पॉन्सर कर लेता है, कोई 10 बच्चे कर लेता है, तो वो पेमेंट जो है वो मंथली भी दे देते हैं, पूरे साल की भी दे देते हैं, चेक्स पोस्ट डेटेड भी दे देते हैं। उससे ये होता है कि हमारे वो बच्चे जो हैं वो सिक्योर, उनको यानी हम तो फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो हमारे ऊपर ज़रा ये लोड भी कम हो जाता है। जैसे ही कोई स्कूल स्पॉन्सर हो जाता है, हम एक और नया स्कूल खोल लेते हैं। इस तरह से ये नेटवर्क जो बड़ा है वो इसी तरह से बड़ा है, क्योंकि लाइक माइंडेड लोग, अफोर्डिंग लोग, जो दर्द दिल रखने वाले लोग हमारे साथ मिले हैं, तो हम मज़ीद से मज़ीद स्कूल खोलते जा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई ये जान के कि शहर लाहौर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो 24 स्कूल हैं, इसको मज़ीद भी आगे एनहांस करने के बारे में सोचा जी बिल्कुल। लोग अपने जो घर हैं, बाज़ औक़ात आबाई घर वैसे ही खाली पड़े होते हैं, हमें वो दे देते हैं कि आप इसमें अपना स्कूल चलाएं, वोकेशनल चलाएं, तो वो हमारे लिए एक एसेट बन जाता है कि हमें रेंट के बगैर एक घर मिल गया। अब हम उसमें अपने पूरे सारे प्रोजेक्ट्स हम चलाते हैं उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से ये नेटवर्क बढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। बहुत सारी लड़कियां जो कि कुछ करना चाह रही हैं, जैसा कि आपने बताया कि सिलाई सिखाई जाती है, इसके अलावा दीगर क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, ब्यूटिशियन का कोर्स वगैरह, कोर्सेज जिस तरह की नीड होती है ना उस एरिया में, अगर फ़र्ज़ करें वहाँ पे सिलाई का बेसिक कोर्स सिखाने से ज़्यादा बेहतर कोर्स सिखाने की ज़रूरत है, अच्छा एरिया है वहाँ पे, उससे बेहतर हम कोर्स करा देते हैं। ब्यूटिशियन कोर्स करा दिया, या और इस तरह के बहुत से कोर्सेज़ हैं जो कि हम पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के सिलेबस की बुक्स हम यूज़ करते हैं, और उनकी मैं बोर्ड मेंबर भी हूँ। वहाँ से हमारे काफ़ी असिस्टेंस हो जाती है, टीचर्स आ जाते हैं वहाँ से, हम उन्हें हायर कर लेते हैं, और इस तरह से ट्रेंड लड़कियाँ हमें वहाँ से मिल जाती हैं। पूरा नेटवर्क है उनका भी, तो हमारा जो ये नेटवर्क है उसमें हम उनकी बहुत सी असिस्टेंस ले लेते हैं। इसमें बहुत सारे लोग जो कि कंप्यूटर कोर्सेज करना चाह रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है? वो अगर कोई चाह रहे होते हैं तो फिर हम उसकी क्लास अरेंज कर लेते हैं। जैसे मैट्रिक ड्रॉप आउट क्लास एक हमने शुरू की थी, उसमें मैट्रिक के ड्रॉप आउट बहुत से बच्चे हमें मिले, उन्होंने कहा जी हमें आप मैट्रिक पूरा करा दें, तो हमने उनके लिए स्पेशल क्लास अरेंज की। अब वो बच्चे जब मैट्रिक करके आगे कॉलेजेस में, फिर अब वो माशाल्लाह हम उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनको भी। सही। तो ये वो इकदाम हैं जो कि डोर ऑफ अवेयरनेस की जानिब से उठाए गए। कुछ अपने फ्यूचर प्लान्स बताइएगा, क्या करने चाह रहे हैं, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करने लगते हैं, लोगों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता हो जाती हैं, आपको मोटिवेशन मिलती है और आप आगे चलना चाहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं। क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के? जी हम लोग प्लान तो यही है कि इस नेटवर्क को बड़ा करें। इस वक्त 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल हैं, यानी जो स्कूल गए ही नहीं। तो ये 2.5 करोड़ बच्चे ये एक छोटा सा नंबर नहीं है। तो डोर ऑफ अवेयरनेस तो एक नेटवर्क बढ़ा रहा है ताकि वहाँ पे जहाँ पे झुग्गियों की बस्तियाँ हैं वहाँ बच्चों के स्कूल जाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हर वो जगह जहाँ पे स्कूल नहीं है हम वो ये नेटवर्क वहाँ तक पहुँचा दें। और हमारे स्कूल खोलने की हमारी एक्सपर्टी है ख़ास तौर पर अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, तो वो एक्सपर्टी हम अपनी पूरे पाकिस्तान में फैलाएं। सिर्फ हम चंद हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना वो भी बहुत हेल्प करते हैं, तो उनके लिए आप किस तरह से, अगर वो आपसे रब्ता करना चाहें, किस तरह रब्ता कर सकते हैं? जी हमारा हेड ऑफिस मॉडल टाउन जे ब्लॉक में 105 जे ब्लॉक में है। आप जो भी हमसे रब्ता करना चाहें, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी आप सर्कुलेट कर सकते हैं, वहाँ पे भी रब्ता करें हमारे साथ। और अपने आप पोटेंशियल अगर आप फाइनेंशली देना चाहते हैं, फिजिकली देना चाहते हैं, जो जिस तरह देना चाहते हैं, हमने तो प्लेटफॉर्म बना दिया। बिल्कुल अब आए और काम करें। हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको निगलेक्ट कर दिया जाता है। ख्वाजा सरा
बहुत ज़्यादा हमारे माशरे का वो तबका है जिनको कोई तवज्जो नहीं देता है। फिर इसके साथ साथ अगर हम जिक्र करें, जगह जगह हमें भिखारियों के लिए नज़र आती है, भरमार नज़र आती है, इनके लिए भी क्या कोई प्लान रखा गया है आपकी? देखिए, जो बेसिक हमारा जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन हर मसले को हल कर देता है। बिल्कुल, आपने सही उन कहा। बच्चों को जब तालीम मिल रही होती है, उनके अंदर ग्रूमिंग नज़र आना शुरू हो जाती है, फौरी तौर पे नज़र आती है। और ये तालीम ही के ज़रिए से हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं, तरबियत के ज़रिए से इन चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। तो हमने तो बच्चों का जो एरिया सिलेक्ट किया ना, वो सबसे ज़्यादा मुझे ये लगता है कि जैसे कच्ची मिट्टी तो आप जिस शक्ल में ढालना चाहें ढल जाती है। बिल्कुल, आपने सही तो कहा। बच्चों के ऊपर हम इंशाल्लाह काम करेंगे तो ये हमारा फ्यूचर है। तो हमने तो ये एरिया सिलेक्ट किया है कि जो बच्चे अगर अटेंड हो गए तो ये इन्होंने कल पाकिस्तान जो संभालना है, तो इंशाल्लाह ये तरबियत याफ्ता, हुनर याफ्ता और तालीम याफ्ता बच्चे होंगे, तो ये हमारा मुस्तकबिल फिर सेफ हैंड्स में बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। ये कहिएगा कि जिस तरह से हमने बात की है उन लोगों की जिनकी आप हेल्प कर रही हैं, जिनकी तालीम, कफ़ालत, तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से निभा रही हैं, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ का भी एहतमाम किया जाता है कि इनके लिए कुछ अच्छा सा प्लान किया जा सके, कुछ एक्टिविटी ऐसी हो जहाँ पर एक गेट टुगेदर हो, बच्चे उनके पेरेंट्स इकट्ठे हो सके और इन्जॉय भी कर सके? जी, हमारा एनुअल जो रिज़ल्ट डे होता है उसमें हमारे बच्चों के पेरेंट्स आते हैं। जब हम बच्चों को इनामात दे रहे होते हैं तो बच्चों की पेरेंट्स की आंखों में आंसू होते हैं कि हमारा बच्चा इतना, मतलब उसको ये अवार्ड मिल रहे हैं और उसको ये ट्रॉफीज़ मिल रही हैं, और वो बच्चे इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, हम सोच नहीं सकते। मैं इसी तरफ आने वाली थी कि बच्चों का फीडबैक और बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं, किस तरह का माइंडसेट उनका है? क्या वाकई वो बच्चे टैलेंट उनमें होता है, सीखते हैं और उस तरह से फिर फीडबैक भी आता है? बेइंतहा टैलेंट है उनमें। मैं तो कहती हूँ कि हमारे आइंस्टाइन जो है ना, वो बस ऐसे ही बेचारे आते हैं और चले जाते हैं, उनको सिर्फ हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। हमारे बच्चे ड्राइंग कंपटीशन में जाते हैं तो वो इतने इतने बड़े कॉम्पिटिशन्स में अलहमरा में जाके फर्स्ट प्राइज़ लेके आ रहे होते हैं। हम लोग खुद हैरान होते हैं कि हमने तो इन्हें सिर्फ कलर पेंसिल्स दी थी, क्रेयॉन्स दिए थे, और ये माशाल्लाह विन करके आ रहे हैं। तो ये उनके अंदर हिडन टैलेंट है जिसको निकलने का मौका मिलता है, जिसको सिर्फ निखारा जाता है, एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, मौका दिया जाता है, और ये बच्चे फिर बताते हैं कि इनमें भी कितना हुनर है। मैसेज क्या देना चाहेंगी देखने वालों को? मैं ये चाहूँगी कि हम ये इस इंतज़ार में ना रहें कि हमें गवर्नमेंट करेगी सब कुछ। हम अपना पोटेंशियल, अपने हिस्से की शमा रोशन करें। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि कम अज़ कम नॉर्मली रवैया ये होता है ना, हम दूसरों को तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं और ख़ुद क्या कर रहे हैं इसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बजाय इसके कि हर चीज़ आप गवर्नमेंट पर डाल दें, कहीं ना कहीं किसी एक बंदे की आप हेल्प करना शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला खुद ब खुद जो है वो रास्ते बनाता जाता है और ये सिलसिला जो है आगे से बढ़ना शुरू हो जाता है। आपका दिल भी बड़ा हो जाता है, आपके पास अल्लाह ताला खुद ही वसीला दे देता है कि आप दूसरों की हेल्प करें। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, एक कदम उठाने की ज़रूरत है। रुबा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह एंड विश यू गुड लक। इसी तरह से आप ये ज़बरदस्त काम सर अंजाम देती रहे, अल्लाह ताला आपकी मदद करता रहे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करता रहे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जड़ी बूटियों से मुख्तलिफ अमराज का इलाज कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्चुअली परेशान नज़र आते हैं और फिर जब आप कुदरती अशिया का इस्तेमाल करके किसी मसले का हल, किसी बीमारी का हल चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है, क्योंकि मार्केट में ऐसी चीज़ें भी अवेलेबल है जिसका आपको नुकसान हो जाता है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिस पर एतमाद भी हो, जिसमें 100% श्योरिटी हो कि ये वाकई कुदरती अशिया के मिलाप से बनाया गया है। तो आज इसी तरह की कुछ चीज़ें हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाले हैं और हम आपको ये भी बताएंगे कि जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका इलाज मुमकिन बनाया जा सकता है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। मैं तारुफ कराना चाहूँगी, नजम अजारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि पाकिस्तान फर्स्ट अरोमा थेरेपिस्ट हैं। ये अरोमा थेरेपी क्या है, यहाँ से हम आगाज़ कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नजम साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें ऐसी डिटेल में जब पढ़ी तो मुझे पता चला कि खुशबू से भी किसी चीज़ का इलाज मुमकिन हो सकता है, जड़ी बूटियों से भी इलाज मुमकिन हो सकता है। वो मसाइल जो कि अरसा दराज से हम दवाइयाँ खा रहे होते हैं, हल नहीं हो पाते, हम जड़ी बूटियों से इसका इलाज मुमकिन बना सकते हैं।
मुझे बताइएगा अरोमा थेरेपी क्या है, यहाँ से आगाज कर लेते हैं। जी, अरोमा थेरेपी, अरोमा तो कहते हैं महक को, खुशबू को, थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट। तो कोई भी इलाज, कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप खुशबू से किसी इंसान का, किसी भी मखलूक का करते हैं तो वो अरोमा थेरेपी में कंसिडर होता है। और ये हज़ारों साल पुराना है। इब्ने सीना, अबू अली सीना, ये उनकी इन्वेंशन थी, यानी मुसलमानों की ही ईजाद है। उन्होंने इस पर काम किया है। अरबिक कंट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। एशियंस में भी, जैसे चाइना, जापान, वहाँ पे भी अरोमा थेरेपी, वहाँ पे बाकायदा अरोमा थेरेपी के स्पा होते हैं, सैलून्स होते हैं, लोग वहाँ पे जाके अरोमा थेरेपी अपनी ट्रीटमेंट कराते हैं। तो इसमें जो है डिप्रेशन का, एंजाइटी का, अगर आपको स्लीप डिसऑर्डर है जैसे कि लेवेंडर है, कैमोमाइल है, इस टाइप के आप एरोमेटिक जो एसेंशियल ऑयल, ये इसमें होते ऑयल्स हैं। ये जैसे पत्ते के अंदर खुशबू होती है, आपने स्टीम डिस्टिलेशन एक प्रोसीजर आता है, उसके थ्रू आपने उसको अरोमा, उसको तेल को निकालना होता है। वो खुशबू वाला तेल होता है, वो आप अपने कपड़ों पे लगा लें, अपने बिस्तरे पे लगा लें, ब्लैंकेट पे, या किसी भी जगह पे घर में कोनों कोनों पे आप लगा लें। या डिफ्यूज़र एक मिलता है मार्केट से, उसके अंदर डाल के फिर वो स्टीम पूरे कमरे में आपके आती है। तो ये पूरी जो खुशबू है आपका इलाज करती है। और आप देखें खुशबू सुन्नत भी है और हदीसों में भी उसका जिक्र है। जैसे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि नहीं तो महीने में एक बार, नहीं तो हफ्ते में एक बार, नहीं तो दिन में एक दफ़ा नरगिस के फूल को स्मेल कर लिया करो। तो हदीसों में भी खुशबू का जिक्र है और सुन्नत भी है। तो देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़े लॉजिक है, बहुत बड़ी एक साइंस है। तो इसे ट्रीटमेंट हो रहा है। जैसे कि एक दो ब्रांड्स हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँ, उनके भी आप देखें, जैसे विक्स है, आप देखें ना, वो क्या है, अरोमा थेरेपी है। आप वो लगाते हैं और आपका नाक शाक सब कुछ ओपन हो जाता है। तो खुशबू तो तरीके तो है, आप स्मेल ही तो कर रहे हैं, खुशबू ही तो कर रहे हैं। जैसे इस तरह पहले भी एक सर दर्द की एक बड़ी मशहूर एक ज़माने में एक टाइगर बाम आया करती थी, तो आपका सर का दर्द होता, आप लगाते तो आपका सर का दर्द ठीक हो जाता था। तो इसी तरह अरोमा थेरेपी जो है आपको जो स्लीप डिसऑर्डर है वो भी खत्म कर सकती है, आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस वो भी खत्म कर देती है। और ये वो चीजें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ना, आजकल हर दूसरा बंदा एंजाइटी का शिकार है, हर दूसरा बंदा परेशान नजर आता है। मैं तो उसको ये कहती हूँ कि शायद आप सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी नींद गायब हो जाती है। तो ये छोटे छोटे मसाइल हैं जो आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये देखिए इसके लॉजिक ऐसे ही होती है कि अच्छा डिप्रेशन, एंजाइटी ये बनता कैसे है, हमारे माइंड के अंदर ना डिफरेंट टाइप के नोड्स होते हैं। वो नोड से करते हैं, वो केमिकल रिलीज कर रहे होते हैं। यानी लव का भी एक नोड है, गुस्से का भी एक, डिप्रेशन का, स्लीप का। जैसे आपको नींद कैसे आती है, हमारे माइंड में एक नोड होता है, जैसे रात होती है तो वो जो नोड होता है वो केमिकल रिलीज करना शुरू कर देता है कि नींद का टाइम है, नींद का टाइम है, नींद का टाइम। तो ऐसा ऐसा आपको नींद आना शुरू हो जाती है। तो जिन लोगों की स्लीप डिसऑर्डर यही होता है कि वो जो नोड होता है वो केमिकल रिलीज नहीं कर रहा होता। जब आप कह रहे हैं मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि वो केमिकल रिलीज नहीं कर रहा। तो अरोमा थेरेपी क्या होता है कि अगर आप लेवेंडर, एक इसको उर्दू में इसको खदूस कहते हैं, अगर आप उसको स्मेल करते हैं तो वो क्या करता है, उस नोड को जाके फोर्सली उससे केमिकल रिलीज करवाता है। जब फोर्सली केमिकल रिलीज करवाएगा तो आपको नींद आ जाएगी। इसी तरह एंजाइटी क्या होता है कि जो नोड होता है वो कंटिन्यू आपकी जो है जो नोड से केमिकल रिलीज करो तभी आपको डिप्रेशन, एंजाइटी रहती है। यानी कि अब घर में जो गेस्ट आ रहे हैं तो उसकी भी एंजाइटी होना शुरू हो जाती है कि गेस्ट आ रहे हैं, पता नहीं क्या खिलाएंगे, कैसे बिठाएंगे, छोटी छोटी बातों में एंजाइटी आना शुरू हो जाती है। तो वो नोड आपका इतना ज्यादा आदी हो चुका होता है केमिकल रिलीज करने का कि वो बार बार केमिकल रिलीज कर रहा होता है। तो आप 24 आवर्स आप एंजाइटी में रहते हैं। तो ये अरोमा थेरेपी क्या करते हैं, उस नोड को जाके कंट्रोल कर लेती है। जब वो नोड कंट्रोल में, वो केमिकल रिलीज नहीं करेगा, जब केमिकल रिलीज नहीं करेगा तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं होगी। तो ये इसकी जो अरोमा थेरेपी की जो है वो जो असल में जो उसके पीछे लॉजिक है वो यही है कि आपके माइंड के नोड्स को कंट्रोल करना और रिलैक्स आप फील करना बिल्कुल। जब नोड्स कंट्रोल में होगा तो आप रिलैक्स होंगे। सही। अच्छा, अब कुछ ऐसे मसाइल हैं, स्किन से रिलेटेड बहुत सारे लोग परेशान नजर आते हैं, बालों के मसाइल हैं बहुत सारे लोगों को, तो मुझे बताइएगा इसका इलाज भी मुमकिन है? जी देखिए, जो एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं ना, जब ये निकाले जाते हैं तो ये 100% नेचुरल ऑर्गेनिक होते हैं। इनको सिर्फ आप अरोमा थेरेपी में यूज नहीं कर सकते, इनको आप स्किन पे भी यूज कर सकते हैं। इन्हीं ऑयल्स को, फॉर एग्जांपल अब लेवेंडर है, ये अगर आपके सर पे, स्कैल्प पे कोई फंगस है या थोड़ी खुजली सी होती है तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने शैम्पू में 2 ड्रॉप्स इसके ऐड करके और उससे आप शैम्पू कर लें। इसी तरह टी ट्री ऑयल आता है, टी ट्री ऑयल अगर आपको एक्नी, पिंपल्स वगैरह के इशूज़ हैं तो आप एलोवेरा जेल के अंदर 2 ड्रॉप्स डाल के उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का रोजमेरी ऑयल है, फिर इस तरह का रोज़ ऑयल है, वो स्किन को हाइड्रेट करता है। यानी कोई भी अगर आप अपनी क्रीम लगा रही है, कोई भी अपनी मर्जी की, उसके अंदर आपने क्या करना है, 1 ड्रॉप रोज़ ऑयल का ऐड कर लें। अच्छा, ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो इसकी ये एक ड्रॉप से यूज़ होता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। छोटी छोटी 20 ml की बॉटल्स मिलती है मार्केट से, तो आप वो एक ऐड करके क्रीम को मिक्स करके आप फेस पे लगाएं। यानी इन्हीं सारे ऑयल्स को आप अपने किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट से मिक्स करके इसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सही। तो ये वो चीज़ें। अच्छा, कोविड के दौरान भी हमने देखा कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और लोग वो जो एक इम्यूनिटी बूस्ट करने की बार बार बात कर रहे थे, क्या रोल रहा कोविड? देखिए, सच पूछें तो जो कोविड में आप देखिए मेडिकल साइंस तो आपको फेल हो गया। आपको अभी तक सर्वाइव करने वाला कौन है? ऑर्गेनिक। वही आप कलवंजी यूज़ करें, वही आप शहद यूज़ करें, वही आपने जैतून इस्तेमाल किया, उसी तरह फ्लैक्सीड,
pumpkin और seeds, हमने देखा कि सोशल मीडिया पर भरमार थी इसी तरह की चीजों की और लोगों ने इस्तेमाल भी किया और लोगों ने सर्वाइव भी किया ना। आप देखें पाकिस्तान में, आप देखें पूरी दुनिया में कोविड बढ़ रहा है, पाकिस्तान में कंट्रोल है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जीन्स में ऑर्गेनिक है। हमारे दादे परदादों नानियों से तब से हमें एक ऑर्गेनिक डिलीवर हुआ है हमारी फैमिली में। आज भी अगर हम 100% नहीं तो कम से कम 60 मतलब 50% तो हम ऑर्गेनिक घर में चीजें यूज कर रहे हैं, हमारे पास अवेलेबल है। इसलिए तो हमारे पास कोविड कंट्रोल में है, जो मुझे रीजन नजर आई है। और बाहर आप देखें उनमें तो ऑर्गेनिक कल्चर नहीं है, तो आप देखिए इसलिए वहाँ पे ज्यादा फैला। तो अभी तक जो आपकी इम्यूनिटी बिल्ड कर रहा है वो आपको कोविड ही तो कर रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं यहाँ पे स्पेशली जिक्र करना चाहूंगी, हर एक घर में डायबिटीज के, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हर दूसरे घर में। अब तो बहुत ज्यादा यंग एज में लोग इसका शिकार हो जाते हैं। इसका इलाज मुमकिन है? जी देखें, ऑर्गेनिक में आप सीड्स का इस्तेमाल करना शुरू करें, जो अलसी के बीज हैं वो आप इस्तेमाल करें। हाई ब्लड प्रेशर के लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी जो डाइट है उसके अंदर ना सीड्स का इस्तेमाल शुरू कर दें। बीज, हम बीज का ट्रेंड कम हो गया। आप जैसे कलवंजी के जो सीड हैं वो आप खाएं, जो अलसी जिसको आप फ्लैक्स सीड कहते हैं वो आप खाएं। और सबसे जो इफेक्टिव है वो है पम्पकिन, जिसको आप कद्दू कहते हैं। जो पम्पकिन, अच्छा पम्पकिन इज नॉट अ कद्दू। पम्पकिन वो तो जो आपने अक्सर नेट पे या टीवी पे देखा, जो हेलोवीन में जो वो यूज करते हैं वो पम्पकिन है। जो हमारा पम्पकिन है वो कद्दू वो कुछ और है। तो जो अमेरिकन जिसको पम्पकिन कहते हैं उसके अगर आप बीज यूज करें जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, हमारे कद्दू के जो बीज है वो व्हाइट है, वो नहीं, जो ग्रीन कलर के आते हैं, अमेरिका बाहर बहुत ज्यादा होता है, तो उसके अगर आप बीज यूज करें, वो भी ऑर्गेनिक नेचुरल सीड्स होते हैं, तो वो हाई ब्लड प्रेशर में उनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसको पाउडर बना लें, डायरेक्ट यूज कर लें, दही में मिक्स करके खा लें, या डेजर्ट मीठे पे के ऊपर उसका बीज डाल के आप खा लें, या रूटीन में वैसे आप खाते रहे। ऑब्वियसली वो तो फिर आप प्रॉपर प्लान बताते ही होंगे ना, प्लान बनाते हैं उसके हिसाब से आप यूज नहीं, वो लोगों के अपनी भी होता है कि आप कैसे उसको आप कंज्यूम करना चाह रहे हैं। सही। मुझे ये बताएगा, आजकल बहुत सारे लोग वेट गेन करना, वेट लॉस करना, ये लोगों का एक बहुत बड़ा मसला है। इसके लिए किस तरह से आप इसलिए देखें, इसके लिए जो वेट लॉस के लिए जो लोग ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं वो चिया सीड यूज़ कर रहे हैं। चिया सीड के पीछे टेक्निक क्या होती है कि वो फॉर एग्जांपल रात को आपने भिगो के रख देना है। जिस तरह आपका वो तुख मलंगा होता है ना, उसको बेसिल सीड कहते हैं, उसी तरह की एक और फैमिली है उसकी जिसको आप चिया सीड कहते हैं। उर्दू में इसको तुख में मैक्सिको भी कहते हैं क्योंकि मैक्सिको से ये ज़्यादातर आता है। तो उसको रात को आपने भिगो के रख देना है, सुबह आपने उठ के उसका गिलास पी लेना है। अच्छा, लोग कहते हैं कि जी ये पीने से कैसे वेट कंट्रोल होगा, उसके पीछे टेक्निक क्या है? देखिए, आप ज़्यादातर जो लोगों का वेट गेन होता है वो तभी होता है जब वो ज़्यादा खाते हैं। तो जब आप चिया सीड सुबह खा लेंगे तो पूरे दिन आपको ऐसे फील होगा जैसे आपने बहुत ज्यादा कुछ खाया हुआ है, तो आपको भूख कम लगेगी। जब आपको भूख कम लगेगी तो आप खाना कम खाएंगे। तो इसकी ये टेक्निक है। तो लोग चिया सीड का बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं वेट लॉस के अंदर। रात को भिगो के रख देते हैं, सुबह उस गिलास पी लेते हैं। तो अगर आप सुबह 8-9 बजे भी वो पी लें तो 2-3 बजे तक तो आपको भूख नहीं लगनी। तो समझे कि एक 2 टाइम का तो खाना आपका स्किप हो गया, बाकी उसके बाद आप थोड़ा बहुत खा लें। तो इस तरह ना उसकी टेक्निक ये है कि आपका वेट कंट्रोल में रहता है। सही। तो ये वो चीजें हैं जिसपे आप अक्सर जो है सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं कि कोई ऐसे टिप मिल जाए कि आप अपना वेट जो है वो कंट्रोल कर सके। बच्चों की ग्रोथ की वजह से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान नजर आते हैं। स्कूल गोइंग बच्चे, दिमाग तेज करना है, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, ये इश्यूज हैं बहुत सारे पेरेंट्स के। इसको कैसे कैटर किया इसके लिए देखें, ऑर्गेनिक में जो है एक यूज़ होता है जिसको आप कहते हैं लोटस सीड। लोटस जो होता है उसके सीड जो होता है व्हाइट कलर के, जिसको उर्दू में यहाँ पे लोग कहते हैं फूल मखाना, उसका आप पाउडर बना दें, वो फुल ऑफ एनर्जी है। जितने भी कुछ ब्रांड्स उसका नाम नहीं लेना चाहिए, जितने भी वो बच्चों के सप्लीमेंट्स बनाते हैं उसके पीछे अगर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ें तो वो फूल मखाना ही होता है। तो इससे बेटर कि आप वो डायरेक्ट मार्केट से परचेज करके सस्ता सा खुद उसका पाउडर बना के उसको आप यूज़ कर सकते हैं। या मोरिंगा का आप इस्तेमाल जो है बच्चों में बढ़ा दें। इस तरह का जिनसिंग और मूसली आती है वो तो बड़ों के लिए होता है, लेकिन छोटे बच्चों को भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो मोरिंगा का इस्तेमाल, जिसको आप उर्दू में स्वांजना कहते हैं, उसका थोड़ा थोड़ा, हालांकि वो होता कड़वा है, बच्चे उसको लाइक नहीं करते, लेकिन आप उसको वैसे किसी मीठे में डाल के दे दें, मुख्तलिफ चावल के ऊपर थोड़ा सा डाल के दे दें, तो स्वांजना और जो फूल मखाना है उसका जो है ना वो डोजेज बच्चों के लिए बढ़ा दें और बच्चों को वही दें, बनस्बत कि आप दूसरे कोई ब्रांडेड सप्लीमेंट्स लें, उनमें केमिकल्स भी हो सकते हैं, बच्चों के वो इफेक्ट भी कर सकता है। तो नेचुरल इस तरह चीज़ों के अगर बच्चों को आप देंगे, या फिर अगर कुछ ज़्यादातर बच्चों में ना ग्लूटेन का मसला होता है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसके लिए बकवीट है, किनवा है। ग्लूटेन एक गंदुम के अंदर ना एक वो उसका एक समझे कि कंपाउंड होता है जो कि बच्चों में जाके अक्सर देखे लोग गंदुम रोटी खाने के बाद कहते हैं जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो ग्लूटेन का इशू होता है बच्चों में। अक्सर बच्चे खाने के दिन के बाद रो रहे होते हैं, तो वो उनको वो ग्लूटेन का इशू होता है। चलिए जी, इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में इस वक्त जो बहुत सारे लोगों का एक बहुत बड़ा मसला है एंग्जाइटी, हमने उस पर भी बात करनी है, तो कोशिश करेंगे आपका ये मसला हम डिटेल में डिस्कस करें और इसको हल कर सकें। नजम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से
से खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं PSL की आमद है, तैयारियां हो रही हैं शहर लाहौर में। एक बार फिर से हम देखेंगे कि चौकों छक्कों की बहार नजर आएगी, शायकीन क्रिकेट भी खुश होंगे। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत इनॉइंग लगती है और बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब भी करती है, शहर में ट्रैफिक का बुरा हाल हो जाता है। खैर, ये तो बात की बात है। अभी जो चीज़ लोग इंजॉय कर रहे हैं वो है PSL का नया सॉन्ग, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब तक तकरीबन 91 लाख लोग जो हैं वो YouTube पे इस गाने को सुन सके हैं। PSL का ये सॉन्ग शायकीन क्रिकेट के लिए जहां पर तवज्जो का मरकज़ बना है, वहां पर बहुत सारे लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और शामिल कर लेते हैं सेगमेंट्स, जिसमें हमारे पास होंगे जी आज डिफरेंट मोबाइल रेट। अगर आप प्लान कर रहे हैं मोबाइल खरीदने का तो हम आपको डिफरेंट रेट्स बता देते हैं जी, कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत पर मिलेगा। तो सबसे पहले आपके सामने है जी Oppo Reno 4 Pro मोबाइल है। कीमत है इसकी 84,999 रुपीज़ में। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं खरीद सकते हैं। और इसकी रैम आप देख सकते हैं जी 8GB है और मेमोरी है इसकी 256 GB इसकी मेमोरी है। आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं जी। तो नेक्स्ट आपके पास जी कौन सा मोबाइल है वो मैं आपको बताती चलूं जी। नेक्स्ट मोबाइल है हमारे पास Oppo R17 Pro मोबाइल है और इसकी प्राइस है 79,999 रुपीज़। रैम है 6GB, मेमोरी है 128GB। इसके बाद नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास कौन सा है जी Oppo F11 मोबाइल और इसकी कीमत है 54,999 रुपये। रैम है 6GB, मेमोरी है 128GB। नेक्स्ट मोबाइल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है जी Oppo F17 Pro मोबाइल और इसकी प्राइस है 51,999 रुपीज़, यानी कि 51,999 रुपये। रैम है 4GB और मेमोरी है इसकी 128GB। नेक्स्ट मोबाइल देख लेते हैं जी कौन सा है हमारे पास। नेक्स्ट मोबाइल, हमारे मोबाइल आज कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हमारे पास तमाम मोबाइल रेट्स थे जो कि आपने जान लिए। तो अब आपने कौन सा मोबाइल खरीदना है ये डिसाइड आपने करना है। इसी के साथ ही नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त पहुंचा है अपने इख्तिताम को। इंशाल्लाह कल नए मेहमानों और नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। शहर के मसाइल भी डिस्कस करेंगे और आपकी तजावीज़ तो हम सुनते ही रहते हैं, उसके मुताबिक अपना शो भी डिज़ाइन करते रहते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।